Welcome to 11th class, subject chemistry, chapter 2nd, structure of atom. Topic is Thomson model of atom. प्यारे बच्चों, आप 9th क्लास में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape. एक एटम की स्फेरिकल शेप होती है, रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और उस स्फेरिकल शेप की यानी कि उस एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर की होती है, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. इलेक्ट्रॉन्स इसमें धसे हुए होते हैं, जिसके कारण इसकी एक मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट बन जाती है। Many different names are given to this model. इस मॉडल के अलग अलग नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। This model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plums और seeds यानी electrons embedded into it। यानी कि ये मॉडल एक वाटरमेलन की तरह है जिसमें सीड्स अंदर धसे हुए होते हैं। एम्बेडेड का मतलब धसे हुए होना। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. एक और इम्पोर्टेंट फीचर है इस मॉडल का कि इसमें जो एटम का मास है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी भी जगह पर कम नहीं होता और किसी भी जगह पर ज़्यादा नहीं होता। प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल को जब ध्यान से देखते हैं तो इसमें इसे एक वाटरमेलन की तरह समझकर चलिए, जिसमें जो रेड एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है और जो उसके सीड्स हैं वो सीड्स को हमने इलेक्ट्रॉन माना हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसके नीचे जो थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है उसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में भी आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। इसका अनदर नेम है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। प्यारे बच्चों, जब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये बाहर की साइड में फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है, इसमें अंदर की साइड में ये गोल्ड फॉयल लगी हुई है। यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है और लेड प्लेट में से जब हम किसी अल्फ़ा पार्टिकल को पास करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट में अंदर जाने पर ये गोल्ड फॉयल से टकराएगा, तो टकराने के बाद कुछ ब्राइट कलर के स्पार्क पैदा होंगे। ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉयल थिकनेस 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल। यानी कि किसी हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से निकालकर किसी थिन फॉयल पर, यानी कि गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस है वो 100 नैनोमीटर के आसपास कर है, उस पर डाला जाता है। द थिन गोल्ड फॉयल हैड ए सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। और ये जो थिन गोल्ड फॉयल है उसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है। Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस स्क्रीन के साथ टकराते हैं तो छोटे से स्पार्क पैदा होते हैं। इस मॉडल में आप पैदा होने वाले स्पार्क को यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये स्पार्क हैं। ये
अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए थे। उन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में सबसे पहले नंबर पर आता है मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे निकल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, थोड़ी बहुत अमाउंट में कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स किसी छोटे से एंगल से इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ ए वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, दैट इज़ वर डिफ्लेक्टेड बाई नियरली 180 डिग्री, यानी कि लगभग 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स की अगर हम बम्बारमेंट कराएं तो मुश्किल से उसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल पर बाउंस्ड बैक होकर आ जाएगा, यानी कि वापस आ जाएगा। ये यहाँ डायग्राम दिखा रखा है जिसमें से मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाते हैं, कुछ इधर उधर डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, जैसे ये यहाँ पर जाने के बाद यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता है, और मुश्किल से कोई एक आध रीबाउंस बैक हो पाता है। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स थे। उन कंक्लूजन्स में पहले नंबर पर आता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जब किसी एटम में से पास होते हैं तो ज़्यादातर स्पेस एटम का खाली होता है। ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as थॉमसन has presumed। जैसा कि थॉमसन ने कहा था कि किसी भी एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था कि ऐसा नहीं होता। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम that repelled and deflected the positively charged alpha particles। रदरफोर्ड ने ये बात कही है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है, इकट्ठा हुआ पड़ा है। दैट रिपेल्ड, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिपेल करता है, एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स, और अल्फ़ा पार्टिकल्स को जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उन्हें डिफ्लेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट इज कैलकुलेशंस बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अगले पॉइंट में रदरफोर्ड ये बात बताता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटे से वॉल्यूम पर कंसंट्रेटेड है। एक एटम की तुलना में न्यूक्लियस बहुत छोटा हिस्सा है। द रेडियस ऑफ द एटम इज़ अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। उस एटम की रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के आसपास कर है, while दैट ऑफ न्यूक्लियस इज़ 10⁻⁻15 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है, यानी कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ 1,00,000वां हिस्सा है, 1,00,000। One can appreciate this difference in size by realizing that if a cricket ball represents a nucleus, then the radius of the atom would be about 5 किलोमीटर। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि अगर 5 किलोमीटर की रेडियस है और उसमें एक क्रिकेट की बॉल को रख दिया जाए तो क्रिकेट की बॉल वहाँ पर एक न्यूक्लियस की तरह बिहेवियर करेगी। आगे है रदरफोर्ड प्रोपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, नंबर 1, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन।
दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, यानी कि एक एटम का मास बहुत छोटे से हिस्से में समाया हुआ है और इस छोटे से हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होना बेहद ज़रूरी है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। सेकंड पॉइंट को आप आसानी से समझ सकते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिन सर्कुलर पाथ्स में चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, उन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that of revolving planets। और ये मॉडल बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह का ही है। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर एक एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, इसको भी हम एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे, यहाँ पर वर्ड दे रखा है न्यूट्रल एटम। आयन के केस में ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा पॉइंट आता है न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियस में पाई जाने वाली स्पीसीज़ को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही होते हैं। बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट मीन्स जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज एन। इसको हम मास नंबर कहते हैं या फिर एटॉमिक मास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। तो प्यारे बच्चों, पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स आर दोज केमिकल स्पीसीज which have same atomic number but different atomic masses, while isobars is opposite of isotopes, that means different atomic number but same atomic masses। आइसोबार्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बन है और नाइट्रोजन है। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल की अगर हम यहीं पर बात करें तो आइसोटोप्स के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के हमें आइसोटोप्स दे रखे हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम को 1H1, ड्यूटेरियम को 1H2 और ट्रीटियम को 1T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, जो नीचे की साइड में बेस पर लिखे हुए हैं वो एटॉमिक नंबर हैं और जो ऊपर की साइड में सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं उन्हें हम एटॉमिक मास कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब जो पहले हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। उन इम्प्रूवमेंट्स में दो इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 इज़ ड्यूल करैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूल करैक्टर, दोहरा नेचर, विच मीन्स दैट रेडिएशंस पजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। जिसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये दो तरह की प्रॉपर्टी शो करती हैं, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। सेकंड पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कुछ एटम्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह की कलरेशन शो करते हैं, अलग अलग तरह के कलर्स शो करते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स मैक्सवेल ने
1870 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ड्यूल करैक्टर दिया था। तो वो क्या बात कहते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे। ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव्स अंडर एक्सेलरेशन alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted। कि जब भी कभी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो उनके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेट पोजीशन पर क्रिएट होते हैं, जो कि आगे ट्रांसमिटेड भी होते हैं। These fields are transmitted in the forms of waves called electromagnetic waves और electromagnetic radiation। और ये जो फील्ड बनते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, और सिंपली यू में से वेव्स। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नॉन फ्रॉम अर्ली डेज एंड speculation about its nature dates back to remote ancient times। प्यारे बच्चों, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करती है, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर शो करती है। इस डायग्राम में ध्यान से देखना, जो रेड कलर से वेव्स दिखाई गई हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू कलर से दिखाई गई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है। प्यारे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो दोनों की दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सेकेंड पॉइंट इज अनलाइक साउंड वेव्स or waves produced in water, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum। यानी कि साउंड वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और इवन ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ नाउ well established that there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency। These constitute what is called electromagnetic spectrum। Different regions of the spectrum are identified by different names। Some examples are radio frequency region। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की वैल्यू होती है 10⁶ हर्ट्ज, यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि ये जो हमारे टेलीविज़न वगैरह पर सिग्नल आते हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज यूज्ड फॉर रडार। रडार में माइक्रोवेव यूज होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻10 हर्ट्ज। इंफ्रारेड अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज यूज्ड फॉर हीटिंग। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट रीजन अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज। एक कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज इज़ व्हाट इज़ ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल लाइट। और जो विजिबल लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻15 हर्ट्ज। इट इज़ ओनली दिस पार्ट विच आवर आइज़ कैन सी। और यही केवल वो रेंज है जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन। और जो रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देते उनके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें।
इसमें जो विजिबल स्पेक्ट्रम है कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक्स रेज की रेंज क्या है, गामा रेज की क्या रेंज है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की क्या रेंज है जी, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो, एएम, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं These radiations are characterized by the properties namely frequency and wavelength. The SI unit for frequency nu is hertz, जिसका रिप्रेजेंटेशन है Hz या फिर S इनवर्स सेकेंड इनवर्स आफ्टर हेनरिच हर्ट्ज। इस साइंटिस्ट के नाम के पीछे ये हर्ट्ज यूनिट आई है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में किसी दिए गए पॉइंट पर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं। आगे वेव नंबर की डेफिनेशन आती है। वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है न्यू बार। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं। इट्स यूनिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट, दैट इज मीटर इनवर्स। हाउएवर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज पर सेंटीमीटर और ये एसआई यूनिट नहीं है।